Hello everyone. Namaste all of you. This is Varsha Roga in front of you with another lecture series on geography for 12th class. As you all know, there are two books, Human Geography and second is India, People and Economy. We are going to begin from Human Geography. Human Geography start करने से पहले first let me give you a brief introduction on what is geography. In very simple terms, if we talk about geography, it is the study of earth surface. जो भी अर्थ सरफेस पे है उसकी स्टडीज को हम ज्योग्राफी कहते हैं. वेरी सिंपल. पर जब भी हम ज्योग्राफी को इमेजिन करते हैं सबसे पहले हमारे अंदर इमेजेस आते हैं रिवर के, वाटरफॉल, माउंटेन, सी, डेजर्ट और वो छोटी सी पेंटिंग जो हर किसी ने अपने बचपन में बनाई थी. वो रिवर निकलती हुई, वो पहाड़, वो पेड़, वो छोटी सी हट. तो क्या ये फिजिकल फीचर्स की स्टडी को ही हम ज्योग्राफी कहते हैं? क्या इसके अलावा ज्योग्राफी में और कुछ नहीं आता? Let's see. Geography as a subject is divided into two main disciplines. First is physical geography, second is human geography. Physical geography में हम lithosphere पढ़ते हैं, the study of land, hydrosphere, the study of water, biosphere, the study of flora and fauna, मतलब plants or animals, like with so many examples. In human geography, we study about the interaction of human with the nature. ठीक है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कैसी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है किसी एरिया का. इजी एग्जांपल देकर समझाऊं तो अर्ली सिविलाइजेशन हमेशा रिवर के आगे स्टैब्लिश हुई. इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. क्यों? क्योंकि वाटर सपोर्ट करता है लाइफ को और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाटर के साइड हुआ करती थी. Second is social geography, in which we study about the social life patterns, lifestyle of people according to the location of place. Political geography, we make political strategies. हमारा political administration होता है वो भी geography पे बहुत depend करता है. हमारी location, हमारी strategical location, हमारे यहाँ कौन से minerals हैं उस पे policies बनती है. हमारे seaways हैं या नहीं, हमारे पास ports हैं या नहीं, natural ports हैं या नहीं. ठीक है, तो ये सब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आता है. कल्चरल ज्योग्राफी में हम इंट्रैक्शन पढ़ते हैं कि कैसे नेचर और कल्चर मिक्स होता है. जहाँ पर सी होते हैं वहां पर ही सी फूड का कल्चर होता है. Right? Under these two main disciplines, there are sub-disciplines also. Physical geography में ओशनोग्राफी आता है. ओशनोग्राफी में हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं. क्लाइमेटोलॉजी में हम पूरे क्लाइमेट के, वेदर के बारे में, क्लाउड्स, रेन्स, इनके बारे में पढ़ते हैं. जियोलॉजी में भी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस व्हिच लेड टू देयर फॉर्मेशन. जियोमॉर्फोलॉजी में हम अर्थ सरफेस का कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं. ठीक है. Likewise in human geography, I told you we have population geography, social geography, political, culture, economic geography, urban geography, development geography. Anything and everything related to humans comes under human geography. Now the aim of geography. It is given in your human geography book. ठीक है, the exact same lines. The core concern of geography is to study earth as home of human beings. कि कैसे human beings का घर बना earth. ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके सर्वाइवल में हमारी हेल्प करते हैं. अगर कोर कंसर्न, अगर मेन एम ज्योग्राफी का ये है तो हम किसी भी एक फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ना हम ह्यूमंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ना हम नेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के इंटरैक्शन से ही तो ज्योग्राफी का मेन एम फुलफिल होगा. ठीक है, तो ये जो डाइकोटमी है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल फीचर्स की स्टडी है या सिर्फ ह्यूमंस की स्टडी है ना, इनका रेलेवेंस ये कोई मैटर नहीं करता है. इट इज वेरी इनवैलिड बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल. हम इनको अलग अलग नहीं पढ़ सकते, हमें इनको एक साथ देखना होगा. तभी हमें पता चलेगा कि कैसे अर्थ ह्यूमन बींग्स का एक घर बना, क्या क्या फैक्टर्स थे इसके सर्वाइवल के लिए. ठीक है, और क्या क्या आज भी फैक्टर्स हैं जिससे हम अपना सर्वाइवल पॉसिबल कर सके. अगर ह्यूमंस नहीं हो तो नेचर की स्टडीज फेल जाएगी, अगर नेचर नहीं हो तो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा. सो बोथ दीज फैक्टर, नेचर एंड ह्यूमन, आर इनसेपरेबल. अगर आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊं तो अर्थ को हम फेस ऑफ द अर्थ कहते हैं.
स्टॉर्म की जो इनर प्रेशर होता है, जो सेंटर होता है, उसको हम आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। रिवर की ओपनिंग को माउथ ऑफ द रिवर बोला जाता है। लाइकवाइज सॉइल की स्टडी को, जो अपर लेयर, लोअर लेयर, ये सब होते हैं, इनको हम प्रोफाइल ऑफ द सॉइल बोलते हैं। जर्मन जोग्राफर स्टेट और कंट्री को उन्होंने डिस्क्राइब करा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और साथ ही हम रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट लाइंस को हम हमेशा लाइफ लाइन ऑफ द नेशन बोलते हैं, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। तो जब इतने ज्यादा मेटाफर्स हम नेचर के लिए यूज किया करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर और ह्यूमन इनसेपरेबल है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। Now, these are some definitions given by some geographers, very famous geographers, and it is given in your NCERT. So, first, human geography is the synthetic study of relationship between human societies and Earth surface. Again, human geography क्या है कि human society और Earth surface का जो interaction है, वही human geography है। मैं आपको beginning से यही बता रही हूँ. It was given by Redzel, ठीक है. Second, human geography is the study of changing relationship between the unresting man and the unstable earth. कि जो बदलता हुआ इंसान है और जो बदलती हुई हमारी धरती है, इन दोनों के बीच में जो बदलता हुआ रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसकी स्टडीज को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। अब इसको बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में वेदर चेंज होता है, ठीक है, सीजन्स चेंज होते हैं, समर्स के बाद विंटर्स आई और हमारा लाइफ पैटर्न चेंज हो गया, हमारा क्लोथ स्टाइल, हमारा फूड पैटर्न, हमारा लिविंग स्टाइल सब चेंज हो गया। तो बदलते नेचर के साथ जो बदलता इंसान है और वो उसको अडेप्ट करता है, ठीक है, वो इंटरेक्शन को, वो रिलेशनशिप को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। एक अच्छा एग्जांपल दूं तो इवोल्यूशन ऑफ मैन, जैसे जैसे दुनिया बदलती रही वैसे वैसे इंसान भी इवॉल्व होता गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आता गया, ठीक है। Third is conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings. मैम कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जो भी नेचर के फिजिकल लॉज हैं और जो लिविंग बींग्स का इंटरेक्शन है, उन दोनों का ही रिजल्ट ह्यूमन ज्योग्राफी है। मोर और लेस हर कोई सेम बात बोल रहा है, ठीक। Now the nature of human geography. Human geography studies interrelationship of physical environment, soil, climate, trees, mountains, deserts, seas, all the factors which are naturally created by the God, and socio-cultural environment like anything and everything created by human beings, villages, towns, homes, everything, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, इस फिजिकल एनवायरनमेंट जिसको भगवान ने बनाया है और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट जिसको ह्यूमन से बनाया है, इनके बीच के इंटरेक्शन को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन है कि ये इंटरेक्शन किस वजह से पॉसिबल है। आई थिंक टेक्नोलॉजी इज द आंसर फॉर इट। टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं। कैसे? कोल तो एनवायरनमेंट में बहुत पहले से था, बहुत हजारों साल से कोल जमीन के अंदर है, पर जब तक हम उसका एक्सट्रैक्शन नहीं सीखे, वो ह्यूमंस के यूज नहीं आया, ठीक है। वो इंट्रैक्शन प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं हो पाया, हम कोल को यूज नहीं कर पाए। जीन्स और डीएनए तो हमारी बॉडी में जब से हम आए हैं तब से है, पर जब तक हमने उस पर स्टडी नहीं किया तो हम वैक्सीन नहीं क्रिएट कर पाए। तो अब ये मत बोलना कि मैम कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं आ रही, इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमंस और नेचर के बीच में क्या इंटरेक्शन लेवल है, जिसकी वजह से हम दो थियोरीज पे आए, दो पॉइंट ऑफ व्यूज में आए। पहला पॉइंट ऑफ व्यू था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। इस व्यू के अकॉर्डिंग जब नेचर डोमिनेट होता है और ह्यूमंस का उस पर कंट्रोल नहीं होता, जैसे जैसे नेचर चलाता है वैसे वैसे ह्यूमन चलता है, तो इसको बोलते हैं हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। दैट इज द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल determinism. Environmental determinism shows the interaction between primitive human society and strong forces of nature, where nature is always dominant on humans. और अगर मैं इजी एग्जांपल्स दूं तो इस थियरी के अकॉर्डिंग जहां पर रिवर्स होगी वहां ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टैब्लिशमेंट होगा।
जहाँ पर डेजर्ट्स होगा वहां पर पॉपुलेशन नहीं रहेगी, डेंसिटी नहीं होगी। दूसरा, अगर जहाँ पर रेन्स है वहीं फार्मिंग पॉसिबल है और ड्राई एरियाज में फार्मिंग नहीं होगी। आप सोच के देखिए कि क्या ये थ्योरी आज के टाइम पे वैलिड है? क्या हर एरिया जो सूखा है वहां पर फार्मिंग नहीं हो रही? क्या हम डेजर्ट एरियाज में पॉपुलेशन नहीं जा रही? क्या वहां पर लोग घर नहीं बना रहे? या जो रिवर साइड है, क्या वहां पर ही सबसे ज्यादा लोग है, अदर एरियाज में कोई पॉपुलेशन नहीं है? This theory has now been discarded. It is considered invalid now. It was given by Ellen Huntington और इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो अफ्रीका, इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पा रहे, इतनी ज्यादा उधर टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये कहा जाता है जहाँ पर गंदा एनवायरनमेंट होता है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता इन्वेंशन के लिए, वहां पर इन्वेंशन कम आते हैं। वो लोग ज्यादा नेचर की तरीके से चलते हैं, ठीक है, उधर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेचर इज द मदर, ठीक है, वी हैव टू वर्शिप द नेचर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें नेचर से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नेचर जैसा जैसा हमें बोलती जा रही है हमें वैसा ही करना चाहिए। अगर माउंटेन्स है तो हमें उस पे रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि नेचर अलाउ नहीं करती है। लाइक बाय सो मेनी एग्जाम्पल्स, सो दिस थ्योरी वाज नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इस थियोरी में ह्यूमंस अपर हैंड में है और नेचर लोअर हैंड में। इसका कहना है कि नेचर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि ह्यूमंस अपने इंटेलिजेंस से, अपने इंटरेक्शन से, अपनी टेक्नोलॉजी के यूज से उस नेचर को ही अपने अकॉर्डिंग बदल देते हैं, ठीक है, और उस पे फिर ह्यूमन एफर्ट्स का इम्पैक्ट दिखने लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल बाय ह्यूमंस। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज है तो उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, ओजोन डिप्लीशन है तो ह्यूमन एफर्ट से, ह्यूमन टेक्नोलॉजी से हम ओजोन डिप्लीशन को भी रोक सकते हैं। दिस थियरी वाज गिवन बाय विडाल डी ला ब्लाश एंड इट गॉट accepted. The example of this can be जापान। जापान की बहुत ही एडवर्स कंडीशंस है, लिविंग कंडीशंस, जहाँ पर ह्यूमन स्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकता अगर हम नेचुरली देखें, पर उन्होंने टेक्नोलॉजी से, ह्यूमन रिसोर्सेज से इतना एडवांसमेंट कर दिया है कि जापान इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज विद गुड पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। The other general examples of possibilism are ports on the coast, oceanic routes on the ocean surfaces, resorts on the hill stations, and so many, like satellites in the space. So many examples are there. ठीक है, अब ये दोनों ही थियरीज एक्सट्रीम एंड्स पे है। पहले ही थियरी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में नेचर अपर हैंड पे है, मतलब नेचर कंट्रोल करेगा ह्यूमंस की सारी पावर्स, और नॉट इवन अ सिंगल परसेंट डिस्टॉर्शन इज अलाउड बाय द ह्यूमंस इन नेचर। जैसा जैसा नेचर कह रहा है वैसे वैसे ह्यूमंस को करना होगा और वैसे ही रहना होगा। नेचर इज द डोमिनेटिंग पावर। इन पॉसिबिलिज्म एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस आर एट द अपर हैंड, ठीक है, वो नेचर को अपनी तरीके से चलाएगा। अब इन दोनों के ही बीच की एक थियरी आई, मध्य मार्ग थियरी, मिडिल पाथ थियरी, जिसको बोला गया नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। थियरी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स है और हमें एक मिडिल पाथ लेना होगा। जैसे बुद्धा ने बोला था मिडिल पाथ, राइट, वैसे ही हर जगह मिडिल पाथ इज द बेस्ट, हमें हर जगह मिडिल पाथ ही लेना चाहिए, ठीक है, एक्सट्रीम्स में कभी जाना ही नहीं है। ऐसे नहीं कि एक दिन बहुत ज्यादा 15-20 घंटे पढ़ रहे हैं हम और एक दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कंसिस्टेंटली 6 to 7 आवर्स देने चाहिए, मिडिल पाथ, ठीक है। लाइक थोड़ा पढ़ाई से अलग हो गया, लेट्स कम ऑन द टॉपिक अगेन। न्यू डिटर्मिनिज्म का मतलब था कि हमें बैलेंस रखना होगा नेचर और ह्यूमंस के बीच में। अगर ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल है अर्थ पे तो इस बैलेंस की वजह से ही हमें ऐसे वर्क करना है कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करें और अपने कन्वीनियंस को भी देखें, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और ह्यूमंस के बीच में एक थिन लाइन होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो और ह्यूमंस को बेनिफिट हो। Neo-determinism theory was given by a geographer Griffith Taylor and it is best explained according to traffic lights. अब ट्रैफिक लाइट्स के अकॉर्डिंग, रेड लाइट का क्या मतलब होता है कि रुक जाओ, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है।
वैसे ही इस थ्योरी में रेड लाइट का मतलब है अलर्ट, कि अब रुक जाओ, अब एनवायरनमेंट और नुकसान नहीं झेल सकता। ऑरेंज लाइट इज द गैप बिटवीन ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट, कि यू हैव टू बी रेडी नाउ, ठीक है, तुम्हें तैयार होना है, अपने न्यू इन्वेंशंस, अपने न्यू आइडियाज ऐसे निकालने हैं कि नेचर और ह्यूमंस में बैलेंस रहे, ठीक है, टू गेट सेट एंड गो। ग्रीन लाइट, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम उन तरीकों से, उन इन्वेंशन से जिससे नेचर को हार्म नहीं हो रहा है, तुम उन तरीकों पे चल सकते हो। ग्रीन लाइट इज द गो ऑप्शन। तो न्यू डिटर्मिनिज्म वर्क्स ऑन दिस बेसिस, इसके अकॉर्डिंग कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी की भी जरूरत नहीं है, टोटल स्लेवरी की भी जरूरत नहीं है, कि नेचर ने बोला है कि जहां पर रेन्स आएगी वहां पर ही फार्मिंग होगी और ड्राई एरियाज वाले लोग भूखे मरो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एब्सोल्यूट फ्रीडम भी नहीं होना चाहिए कि तुम जो मनमानी आए नेचर के साथ करते रहो। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। अगर हमें नेचर को जीतना है तो हमें उसका आदर करना होगा। शायद इधर ही आपका आंसर है कि कोरोना वैक्सीन इसलिए हम डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम लगता है नेचर की लॉस को समझने के लिए, नेचर की वर्किंग को समझने के लिए। हम ऐसे ही नेचर को कॉन्कर नहीं कर सकते, उस पर जीत नहीं पा सकते। द ओनली वे टू कॉन्कर नेचर इज जस्ट बाय ओबेइंग इट। पहले हमें प्रकृति का आदर करना होगा, उसके बाद ही हम उस पर जीत पा सकते हैं। With this very beautiful line, we end our session today. Thank you. Goodbye.